नमस्ते। आज हे राम टू जय श्री राम जो मेरी नई किताब है उसकी कथा को आगे बढ़ाते हैं। नो ये चैप्टर 2 की बात करेंगे। पिछली बार मैंने चैप्टर 1 की बात की थी। चैप्टर 2 है वी द पीपल, इंडिया एम्ब्रेसेस द कॉन्स्टिट्यूशन, 26 जनवरी 1950। मूल रूप से हिंदुस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन बना उसके कैसे बना, क्या हुआ, उसकी बात कर रहे हैं। मैं इसकी थोड़ा कुछ आपको चीज़ें बताऊं। उससे पहले मैं एक चीज़ बता दूं। जो हमारा देश है ना, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, उसमें संविधान से ये देश चलता है। जैसे बहुत लोगों को लगता है कि नहीं, पार्लियामेंट इज़ नॉट सुप्रीम, कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम। और ये जो हमारी जर्नी थी रिपब्लिक होने की और फिर कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलने की, वो 26 जनवरी 1950 में शुरू हुई थी। लेकिन उसको समझने के लिए अंग्रेज़ों के बनाए कानूनों को भी थोड़ा जानना ज़रूरी है, क्योंकि वो एक कंटिन्यूटी हुई थी, कानून आना शुरू हुए थे और उसी कंटिन्यूटी में ये भी था। 1773 में जो कानून आया उसका नाम था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। नो, वहाँ से जर्नी स्टार्ट होती है हमारे एक तरह से इस कानून की। वो अंग्रेज़ों के कानून थे। जैसे हमारा CRPC, IP, बहुत सी चीज़ें आज भी अंग्रेज़ों की हैं। बहुत से हमारे कानून, बहुत सी चीज़ें अभी भी अंग्रेज़ों के समय की हैं या संशोधित रूप में हैं। तो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 जब आया, माफ़ कीजिएगा, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 आया, उसमें मूल रूप से एक चीज़ ये थी कि गवर्नर ऑफ बंगाल को अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बोला जाने लगा। उसका आधिपत्य क्षेत्र बड़ा हो गया और वो गवर्नर जनरल होने लगा। और एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है इस रेगुलेटिंग एक्ट की, कि जो जुडिशरी सिस्टम है ना, वो फॉर्मली हिंदुस्तान में तब से शुरू हुआ। उससे पहले तो ये ठीक था कि न्याय के उसमें आप राजा के दरवाजे पे जाते थे, घंटा बजा देते थे, कुछ करते थे, न्याय की गुहार लगाते थे, लेकिन फॉर्मल स्ट्रक्चर्ड जुडिशरी सिस्टम तब शुरू हुआ। फिर उसके बाद आया ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट 1784। वो भी एक इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है। आप जब इसको, और ये सब मैंने एक्ट वाइज इसमें कवर किया है। फिर आया सेंट हेलेना एक्ट ऑफ 1833। इसमें जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे उनको किया गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, क्योंकि अब तक आते आते जो राजकाज था ब्रिटिश हुकूमत का वो बढ़ने लगा था। फिर आया चार्टर एक्ट ऑफ 1853। चार्टर एक्ट ऑफ 1853 की इम्पोर्टेंस इसलिए है कि ये वो एक्ट है जहाँ से लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव जो फंक्शंस हैं उसको सेपरेट किया गया। मतलब कानून बनाना और उसको कार्य के रूप में करना, ये दोनों अलग अलग वहाँ से हुए। और ये इसलिए भी एक ज़रूरी है कि इसी के फॉलोअप में 1858 में ICS, इंडियन सिविल सर्विसेज की स्थापना हुई, जो आज भी एक तरह से IS का वही एक एक्सटेंशन है जो हिंदुस्तान में IS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज जिसको बोलते हैं। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया 1858 का। ये एक इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क इसलिए था कि ये भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम जो 1857 था, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जिसको म्यूटनी भी कुछ लोग कहते हैं, वहाँ से वाइसरॉय का डिजिग्नेशन भी आ गया, जो डायरेक्टली मोनार्क, जो भी वहाँ का राजा होता है ब्रिटेन का, उससे डायरेक्टली उसका इंटरेक्शन होने लगा, नॉट थ्रू द गवर्नमेंट। तो अब दो फंक्शन हो गए, गवर्नर जनरल और वाइसरॉय। फिर आया इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। फिर आया इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, जिसको बहुत से लोग मार्लियामेंटो रिफॉर्म्स के रूप में भी बोलते हैं। फिर आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के नाम से भी जाना जाता है। और एक हिंदुस्तान की दृष्टि से अगर आप देखें तो सबसे बड़ा माइलस्टोन जो था वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था। ये इसलिए भी आपको बता दूं कि इस एक्ट से ही 1935 से हमारा देश 1950 तक चला था। आज़ादी के बाद भी इस एक्ट के हिसाब से चल रहा था। और जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उसका जो आखिरी आर्टिकल था, आर्टिकल 395, उस
उस लास्ट आर्टिकल का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 और इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 वाज रिपील, उससे ये हुआ कि अब ये खत्म, हमारा रिपब्लिक, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, और यहाँ से अब हम अपने हिसाब से देश चला रहे हैं। लेकिन इस दृष्टि से ये आर्टिकल 395 भी याद रखनी। मैंने और डिटेल्स भी इसमें बताए हैं, जब आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत सी चीज़ें और नई नई जानकारियाँ प्राप्त होंगी। अब हम लोग आ जाएं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पे, जो संविधान की हमारी यात्रा है, संविधान सभा जिसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। देखिए, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का कंसेप्ट आया था उस समय देश के बंटवारे की बात नहीं थी। ये कुछ नहीं था कि इंडिया इज गोइंग टू बी पार्टीशन। एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बननी थी दोनों देशों को मिला, मतलब पूरे हिंदुस्तान के लिए, बिना ये जानते हुए कि इस देश का बंटवारा होने जा रहा है। और उस समय जो मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थे वो कहाँ से इलेक्ट हुए? दे वर इलेक्टेड फ्रॉम द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ प्रोविंशियल असेंबलीज। जो स्टेट की असेंबलीज थी उसके जो इलेक्टेड मेंबर्स आए थे, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स को इलेक्ट किया था। मोटे तौर पे रिप्रेजेंटेशन जो उस समय आया, जो फाइनली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो स्वरूप बना, 10 लाख लोगों के ऊपर एक रिप्रेजेंटेटिव। तो अगर सोचिए तो ऐसा बुरा नहीं था, मतलब आज उस समय के हिसाब से तो बहुत कम लगता है, लेकिन आज हमारे जो MP MLA साहब लोग हैं उनके इलेक्टोरेट ही करीब 20 लाख होते हैं कम से कम यूपी में। तो खैर उस समय 10 लाख की आबादी को एक मोटे तौर पे एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मेंबर रिप्रेजेंट कर रहा था। इसी के बाद इसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बाद फॉर्मेशन ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट हुआ। हमारी सरकार, भारत की सरकार का जो इंटरिम गवर्नमेंट, जिसने अब ये हुआ कि वो टेक ओवर करके वो चलाएंगे। उसमें 14 लोग थे, जिसमें वॉइस रॉय और सुप्रीम कमांडर इन चीफ ऑफ जो ब्रिटेन था, ये दो के अलावा 12 मंत्री हिंदुस्तान के लोग बने। इनिशियली मुस्लिम लीग इसमें बहुत आनाकानी की, मैं नहीं आऊँगे, ये नहीं होगा, उसके तमाम लटके झटके थे, तमाम दिक्कतें थीं, लेकिन फाइनली उन लोगों ने ज्वाइन किया और उनके 5 लोगों को अकोमोडेट करने के लिए इसके 5 मंत्रियों ने जो इंटरिम सरकार थी उन्होंने रिज़ाइन किया। उसमें मैंने सबका डिटेल दिया, उसके बाद कौन क्या किया था, कौन कहाँ पहुँचा था, लेकिन 2 नाम इंपॉर्टेंट हैं, शरद चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस जी के भाई साहब, और आसफ अली। ये दोनों लोगों ने भी फिर उस इंटरिम गवर्नमेंट से रिज़ाइन किया था टू अकोमोडेट मुस्लिम लीग पीपल। मुस्लिम लीग जब आ गई और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का ये हुआ कि भाई अब अधिवेशन बुलाया जाए और काम शुरू किया जाए। मुस्लिम लीग इसमें बहुत आनाकानी करती थी, और बहुत आनाकानी करने के बाद भी वो कहीं नहीं, किसी न किसी बहाने से उसको टाल रही थी। लेकिन पहला अधिवेशन, फर्स्ट मीटिंग 9 दिसंबर 1946 में बुलाई गई, जिसमें मुस्लिम लीग ने पार्टिसिपेट नहीं किया। ये 165 डेज टोटल बैठी थी जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी। एक इंटरेस्टिंग इसमें है, जो मैंने अपना जो पहला आपको मैंने इसका ओपनिंग कर्टन रेजर दिया था उसमें भी बताया था ब्रीफली। आपको इसमें एक इंटरेस्टिंग वो होगा कि डॉक्टर अंबेडकर कैसे इसके मेंबर बनते हैं, क्योंकि वो बाकी डिटेल तो आप उसमें पढ़िएगा। फाइनली डॉक्टर अंबेडकर पाकिस्तान, मतलब एक समय वो पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के भी मेंबर जैसे हो गए थे, फिर वो इस्तीफा दिए, और फाइनली डॉक्टर MR जयकर, जो पहले फर्स्ट वाइस चांसलर ऑफ पुणे यूनिवर्सिटी हुए, उन्होंने इस्तीफा दिया था महाराष्ट्र से। वहाँ के उस समय के जो प्राइम मिनिस्टर बोले जाते थे महाराष्ट्र सरकार के, अब चीफ मिनिस्टर समझिए, खेर साहब के कहने पे, और उनकी जगह डॉक्टर अंबेडकर को नॉमिनेट किया गया था। तो ये एक इंटरेस्टिंग है। इसमें पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की भी कहानी है। मतलब जब देश आज़ाद हुआ तो जुलाई के महीने में उन्होंने अपनी जुलाई 47 में अपनी पहली मीटिंग की, फिर किस तरह तक 54 तक चली, फिर उसको कॉन्स्टिट्यूशन ख़त्म कर दिया, फिर दूसरा उनके यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान का राज होने में बहुत टाइम लगा था, उसकी कहानी भी है। जो भारत का जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है उसका लोगो जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका बहुत महत्व है। वो गणेश जी का सिर है, मतलब एलिफेंट हेड है, जिसको
कुछ लोगों मतलब ऐसा माना गया है कि वो गणेश जी का सिर है। हमारे यहाँ पहला उनका बहुत अपनी विशेषता है गणेश जी की। लेकिन यहाँ पे जो सिर लिया गया है एलिफेंट हेड, उसका जो एलिफेंट मेमोरी जो कहा जाता है ना कि हाथी की याददाश्त, उससे लिया गया है, क्योंकि उस उक्ति से यह है कि समाज के किसी भी वर्ग के अधिकार ऐसे नहीं हैं जिसका संरक्षण संविधान के द्वारा नहीं होता हो। मतलब समाज के सारे वर्गों को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देखता है और उनको कंजर्व करता है, उनका संरक्षण देता है। एक और इंटरेस्टिंग इसमें चीज़ है, एक हैं प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, सक्सेना जी थे दिल्ली में, कैलीग्राफिक आर्टिस्ट थे। और वो एक इंटरेस्टिंग है जब आप इसको पढ़ेंगे कि कैसे पंडित नेहरू ने उनको बुलाया और वो चाहते थे कि हाथ से लिखा गया, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पूरा हाथ से लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन है कैलीग्राफिक आर्ट में। और जब रायजादा साहब से उन्होंने कहा कि भाई ये और कितना पैसा, तो उन्होंने कहा पैसा नहीं। और फिर वो इंटरेस्टिंग है, आप पढ़ेंगे कैसे उन्होंने अपने बाबा का नाम कहा कि किस पेज पे होगा, क्या होगा, वो एक आपको अच्छा लगेगा। इस कॉन्स्टिट्यूशन का जो मूल कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें देश के प्रख्यात चित्रकार नंदलाल बोस और बेहोर रामचंद्र सिन्हा आर्टिस्ट जी का कैसे कंट्रीब्यूशन है, ये भी है, कितने पेज का है, कितना वेट है, कितना क्या है, कितना टाइम लगा, ये सारे डिटेल्स आपको इस किताब में मिलेंगे जो आपको इंटरेस्टिंग लगेगा सुनने में। थैंक यू सो मच। अगले हफ्ते फिर नेक्स्ट चैप्टर 3 के साथ, लेकिन इस आग्रह के साथ कि ये मैं छोटे छोटे आपको एक एक चैप्टर की एक ओवरव्यू देता चल रहा हूँ, लेकिन किताब को मंगाएं, पढ़ें, फीडबैक दें और ये बताएं कि आपको इस किताब से कुछ जानकारी नहीं प्राप्त हुई, किताब खराब थी, बहुत खराब थी, अच्छी थी, क्या थी, थोड़ा इसका फीडबैक भी देते रहें। थैंक यू सो मच।